अकबर ने आमेर के शासक मानसिंह प्रथम को कौन कौन से सैन्य अभियानों पर भेजा और आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने अकबर की ओर से कौन कौन से सैन्य अभियानों में भाग लिया या अकबर का कहां कहां पर राज्य विस्तार किया या किस प्रकार से अकबर के जो विरोधी थे या अकबर के जो विद्रोही थे उनका दमन किया, तो इन्हीं सारी बातों पर, इन्हीं सारे विषयों पर हमारा ये वीडियो, हमारा ये लेक्चर जो है इन सारे विषयों पर केंद्रित रहेगा। इससे पहले आमेर रियासत या जयपुर रियासत का जो पिछला पार्ट था वहां पर आमेर के शासक राजा मानसिंह प्रथम के बारे में सैन्य अभियानों के अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी उनके संबंध में मैंने काफी डिटेल से आपके साथ में चर्चा की थी। यानी इनका इंट्रोडक्शन दिया था, काफी गहराई से दिया था कि इनका जन्म कब हुआ था, ये मुगल सेवा में कब गए थे, इनके पिता भगवान दास थे या भगवंत दास थे या भक्कू दास थे, उस संबंध में जो सोर्सेज हैं, जो पक्ष हैं या जो अलग अलग मत हैं वो क्या थे, उनके संबंध में मैंने काफी डिटेल से आपके साथ में डिस्कशन या चर्चा कर ली थी। तो इस लेक्चर में मानसिंह प्रथम के सैन्य अभियानों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम जो है ये अकबर की ओर से इन्होंने कई सैन्य अभियानों में भाग लिया और कई सैन्य अभियान ऐसे थे जिनमें इन्होंने भाग लिया था वो केवल सफल इसीलिए हो सके क्योंकि इनका जो सैन्य मैनेजमेंट था वो बहुत अच्छा था और इनमें जो स्किल था, इनमें जो योग्यताएं थी, यानी सैन्य क्षमता जो थी वो बहुत अच्छी थी। इसीलिए इनकी योग्यता के कारण ही इन्होंने अकबर के राज्य का विस्तार किया और जो सैन्य अभियान चलाए उनमें सफलता प्राप्त की। काश ये सैन्य अभियान इन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मिलकर भी अगर किए होते तो हो सकता है कि राजस्थान का या भारत का इतिहास कुछ अलग भी होता यदि ये महाराणा प्रताप के साथ मिलकर, क्योंकि इनमें योग्यता तो थी लेकिन इन्होंने अपनी उस योग्यता का प्रदर्शन अकबर के पक्ष में किया। अकबर के विरोध में रहते हुए यदि महाराणा प्रताप के साथ मिलकर करते तो इतिहास अलग हो सकता था। खैर, हम केवल अपने विषय पर ध्यान रखते हैं, इस विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, इन्होंने अपने जो सैन्य अभियान की शुरुआत की वो सबसे पहले की थी 1569 ईस्वी में, 1569 में। और कहां से की थी उसके लिए हमको चलना पड़ेगा रणथंबोर। रणथंबोर जो कि वर्तमान में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में आता है। तो यहां रणथंबोर से इन्होंने अपने सबसे पहले सैन्य अभियान की शुरुआत की थी 1569 में और इस सैन्य अभियान में ये अकबर की सेना की ओर से गए थे, यानी कि अकबर स्वयं सेना का नेतृत्व करके रणथंबोर पहुंचा था जिसमें मानसिंह प्रथम भी थे और इनके जो पिता उस समय आमेर के जो शासक थे राजा भगवंत दास, वो भी अकबर के साथ में रणथंबोर के इस सैन्य अभियान पर गए थे। रणथंबोर का उस समय जो शासक था वो था सूरजन हाड़ा, यानी सूरजन हाड़ा के विरुद्ध इन्होंने अपने उस सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, अब भगवंत दास की मध्यस्थता के कारण, यानी कि आमेर के जो शासक थे भगवंत दास, उनके मीडिएटर बनने के कारण या उनकी मध्यस्थता के कारण ही रणथंबोर के शासक सूरजन हाड़ा ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। खैर, हमारा विषय ये नहीं, हमारा विषय यह है कि मानसिंह प्रथम ने अपने सैन्य अभियान की शुरुआत कहां से की थी, तो 1569 में रणथंबोर से की थी। इससे पहले यह तो हमको पता था कि ये 1562 ईस्वी में मुगल सेवा में चले गए थे। इनके दादा राजा भारमल ने अकबर की अधीनता जब स्वीकार की थी 1562 में, तो उसी समय एक तो अपने पुत्र भगवंत दास को और अपने पौत्र यानी कि पोते मान सिंह को, इन दोनों को मुगल सेवा में भेज दिया था। तो 1562 में ये मुगल सेवा में चले गए थे, लेकिन अपना पहला सैन्य अभियान इन्होंने 1569 ईस्वी से चलाया। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त और कौन कौन से हम सैन्य अभियान लेने वाले हैं तो एक बार मोटा मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद फिर डिटेल से उन सारे अभियानों पर आपके साथ में चर्चा करूंगा। तो देखिए, एक तो ये 1572 में गए गुजरात की ओर और वहां शेर खां के विरुद्ध इन्होंने अपना अभियान चलाया। फिर 1573 में गए डूंगरपुर जो कि राजस्थान का एक जिला है डूंगरपुर, वहां के शासक थे आस्करण, उन पर आक्रमण किया, उनको लूटा। इसके अतिरिक्त 1576 में इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध में मुख्य सेनापति के रूप में भाग लिया था और हल्दी घाटी के युद्ध में मुझे ऐसा लगता है कि उस युद्ध का इंट्रोडक्शन आपको देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में नहीं जानता हो, जिसको इतिहास की थोड़ी बहुत भी समझ हो या इतिहास जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो। तो हल्दी घाटी का युद्ध तो आप सभी जानते होंगे। मैं लेकिन यहां ध्यान रखना, इस लेक्चर में हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर चर्चा नहीं करने वाला हूं, क्योंकि ये जो विषय है ये महाराणा प्रताप से संबंधित विषय है और इसके संबंध में
मेवाड़ रियासत का जो पार्ट है, मेवाड़ रियासत के पार्ट में मैंने काफी डिटेल से, बहुत बारीकी से एक एक छोटे पॉइंट को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। वहां पर मेवाड़ रियासत के पार्ट में हल्दी घाटी के युद्ध के संबंध में सारी जानकारियों पर मैंने आपके साथ में चर्चा की थी, सारे विषयों पर। तो इनको कहां कहां भेजा गया था एक बार मैं मोटा मोटा चर्चा कर रहा हूं, जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर मैं डिटेल से चर्चा नहीं करूंगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त इनको भेजा गया 1580 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में, जो कि वर्तमान में आता है पाकिस्तान का खैबर पख्तूनवा जो क्षेत्र है, वहां भेजा गया था। फिर इनको काबुल का सूबेदार बनाया गया 1585 में, काबुल जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में आता है। इसके अतिरिक्त इनको 1587 से और 1594 तक बिहार की सूबेदारी दी गई, बिहार का सूबेदार बनाया गया। और बिहार में रहते हुए इन्होंने उड़ीसा में जो अकबर के विद्रोही थे, विरोधी थे, उनका भी दमन किया था। फिर बाद में 1594 में इनको बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। और फिर बाद में ये बीमार होने पर अजमेर की ओर आ गए थे और फिर यहीं से अपनी राजनीतिक गतिविधियां संचालित की थी। तो कहने का मतलब ये वो मोटे मोटे अभियान हैं जिनके ऊपर मैं आपके साथ में चर्चा करने वाला हूं। तो देखिए, अब हम चलते हैं गुजरात की ओर और बात है सन 1572 की। 1572 में यहां का जो शासक था वो था शेर खां, जो कि अकबर का विरोध कर रहा था। तो अकबर ने मानसिंह को 1572 में गुजरात की ओर भेजा। और उस समय क्या हुआ था, जब मानसिंह गुजरात की ओर गए तो शेर खां फलोदी का जो पुत्र था वो ईडर की ओर जा रहा था। ईडर वर्तमान में गुजरात की ओर आता है और उसके साथ बहुत भारी मात्रा में पैसा था, संपत्ति थी। और अकबर के आदेश पर मानसिंह ने उसकी सेना पर हमला बोला और जितना उसका पैसा था, संपत्ति, वो सारी लूट ली। अब जब मानसिंह गुजरात से वापस आ रहे थे, यानी कि 1572 के इस अभियान के बाद में जब वापस आ रहे थे, तो अकबर ने मानसिंह के पास में एक मैसेज पहुंचवाया। और मैसेज ये था कि आप रास्ते में जहां जहां आए और रास्ते में जो जो शासक आपसे मिले, तो आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करिए और जो आपका विरोध करें आप उनको दंडित करिए। क्यों, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, जो शासक अगर मानसिंह का सम्मान करेगा तो इसका मतलब एक प्रकार से वो अकबर की ही अधीनता स्वीकार कर रहा है। क्योंकि मानसिंह किसके द्वारा भेजे गए हैं? अकबर के द्वारा। और मानसिंह का अगर कोई सम्मान कर रहा है तो इसका मतलब अकबर की अधीनता स्वीकार करने के समान हो गया। और जो मानसिंह का विरोध कर रहा है तो वो किसका विरोध कर रहा है? अकबर का। इसीलिए अकबर ने क्या कहा, उनको दंडित करना है। तो जब गुजरात से मानसिंह लौट रहे थे तो वो पहुंचे डूंगरपुर, और डूंगरपुर के जो शासक थे वो थे आसकरण। तो बात है सन 1573 ईस्वी की, और डूंगरपुर के शासक आसकरण ने मानसिंह का विरोध किया। तो मानसिंह ने आसकरण पर हमला बोला, आक्रमण किया और भारी मात्रा में यहां से पैसा लूटा। ठीक है भैया। अब इसके बाद मानसिंह को फिर एक मैसेज भेजा गया सन 1573 ईस्वी में, और अकबर ने यह कहा कि आप मेवाड़ जाइए। मेवाड़ में क्यों? क्योंकि मेवाड़ के उस समय जो शासक थे वो थे महाराणा प्रताप, जो कि किसी भी स्थिति में अकबर की अधीनता स्वीकार करने को तैयार थे ही नहीं। और यकीन मानना कि ये लेक्चर देखने के बाद महाराणा प्रताप से संबंधित मेवाड़ रियासत के जो पार्ट है ना, वो आप जरूर देखना, गर्व से आपका सीना है ना चौड़ा हो जाएगा। तो अकबर ने मानसिंह प्रथम के पास में यह मैसेज पहुंचवाया कि आप मेवाड़ जाइए और मेवाड़ जाकर महाराणा प्रताप को समझाइए कि वो मेरी अधीनता स्वीकार कर लें। इसीलिए अकबर के कहने पर मानसिंह जो है वो जून 1573 ईस्वी में मेवाड़ पहुंचे। अब देखिए, ये जो समय को लेकर है तो कुछ जगह हमको अप्रैल भी देखने को मिलता है कि अप्रैल 1573, लेकिन राजस्थान बोर्ड की 10वीं की जो किताब है, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा छपाई गई है, तो उसमें ये जो समय दिया गया है, ये दिया गया है जून 1573 ईस्वी। तो राजस्थान बोर्ड 10वीं की इस किताब के अनुसार जून 1573 ईस्वी में मानसिंह प्रथम महाराणा प्रताप के पास पहुंचे और महाराणा प्रताप से अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन अब यहां पर क्या हुआ था, महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार क्यों नहीं की? क्या इनके बीच में, यानी मानसिंह प्रथम और महाराणा प्रताप के बीच में खाने को लेकर कोई विवाद हुआ था कि महाराणा प्रताप ने भोजन का आयोजन किया और फिर महाराणा प्रताप स्वयं नहीं गए, मानसिंह को अपमानित किया? यानी जो भी सारी चीजें, वो सारी मैं रिपीट नहीं करूंगा, उसके लिए आप मेवाड़ रियासत के पार्ट में जाकर देखना। लेकिन फिर भी इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा कि अकबर ने केवल मानसिंह को ही अकेले को नहीं भेजा था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। अकबर ने बहुत सारे प्रयास किए थे। इससे पहले सन 1572 ईस्वी में अकबर ने जलाल खां को भी भेजा था महाराणा प्रताप के पास में। तो ध्यान रखना, 4 व्यक्तियों को, 4 शिष्टमंडल को अकबर ने समय समय पर महाराणा प्रताप के पास में भेजा था, ताकि किसी प्रकार से मेवाड़ के स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें। लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
ये 4 शिष्टमंडल कौन थे? तो एक तो 1572 में जो भेजा गया था वो थे जलाल खां। राजस्थान बोर्ड की 10वीं की किताब के अनुसार तो ये जो समय है ये है नवंबर 1572, जबकि कुछ स्रोत में कुछ सोर्सेज में हमको जो समय देखने को मिलता है वो सितंबर 1572 भी देखने को मिलता है। ठीक है। दूसरे कौन थे? मान सिंह जो कि जून 1573 में भेजे गए थे, कुछ सोर्सेज के अनुसार अप्रैल 1573 में भी भेजे गए थे। इसके अतिरिक्त तीसरे और चौथे जो शिष्टमंडल थे वो थे, तीसरे थे भगवंत दास जो कि आमेर के शासक थे, मानसिंह प्रथम के पिता थे, और चौथे थे टोडरमल जो कि अकबर के वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो ये 4 शिष्टमंडल भेजे, जिसमें से आप ये भी ध्यान रख लेना कि भगवंत दास को जो भेजा गया वो अक्टूबर 1573 ईस्वी में राजस्थान बोर्ड के अनुसार, जबकि अलग और सोर्स के अनुसार सितंबर 1573, जबकि टोडरमल को राजस्थान बोर्ड के अनुसार दिसंबर 1573 में, और दूसरे सोर्सेज में भी 1573 ही हमको बताया हुआ है। तो ये 4 शिष्टमंडल अकबर के द्वारा भेजे गए मेवाड़ में बार बार, लेकिन महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है भैया। अब इसके बाद मानसिंह को वापस मेवाड़ से वापस गुजरात की ओर जाने का मैसेज मिला। अकबर ने कहा कि वापस आप गुजरात की ओर जाइए, क्योंकि उस समय अकबर का गुजरात में सैन्य अभियान चल रहा था। लेकिन जब मानसिंह गुजरात की ओर लौटने लगे, गुजरात की ओर जाने लगे, तो बीच रास्ते से ही अकबर ने मानसिंह को वापस बुला लिया फतेहपुर सीकरी। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुजरात में अकबर का जो अभियान है वो सफल हो गया था, इसीलिए मानसिंह को वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी। और 1573 में बिहार का जो शासक था जिसका नाम था दाऊद खां, उसने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था, जिसके कारण अकबर ने फतेहपुर सीकरी से अपनी सेना लेकर और अकबर बिहार की ओर चल दिया था, और अपने साथ में मानसिंह को भी बुला लिया था, मानसिंह को भी लिया था। इस पॉइंट का डिस्कशन मैंने आपके साथ क्यों किया? इसलिए किया ताकि आप यह समझ सकें कि अकबर के समय में मानसिंह का कितना इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था, कि मानसिंह गुजरात की ओर है, लेकिन फिर भी उसके इंपॉर्टेंस के कारण, उसके महत्व के कारण अकबर ने अकबर ने बिहार दाऊद खां के विरुद्ध अभियान छेड़ने से पहले मानसिंह को बुलाया फतेहपुर सीकरी जो कि उस समय मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, अकबर की राजधानी थी। सन 1571 से और 1585 ईस्वी तक, यानी लगभग 14 वर्षों तक, तो फतेहपुर सीकरी से ये अकबर के साथ बिहार की ओर गए और वहां पर एक सफल सैन्य अभियान इनके द्वारा चलाया गया। ठीक है भैया। अब इसके बाद हमको चलना पड़ेगा उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की ओर। क्या है ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत? तो देखिए, ये जो क्षेत्र है ये है वर्तमान में पाकिस्तान में, और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है जैसे खैबर पख्तूनवा, तो ये उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत कहलाता था। और यहां की समस्या क्या थी कि यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था हाकिम मिर्जा, और इसके अतिरिक्त रोशनिया जाति भी थी यहां की, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध अभियान छेड़ा हुआ था। इसीलिए राजा मानसिंह को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की ओर भेज दिया गया। कब भेजा गया? सन 1580 ईस्वी में। उस समय ये राजा नहीं थे, क्योंकि राजा कब बने थे? 1589 में। तो उस समय ये केवल राजकुमार थे, और मैं राजकुमार मानसिंह कहूं अगर उस समय के संदर्भ में तो ज्यादा ठीक होगा। तो उस समय के राजकुमार मानसिंह को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की ओर भेज दिया, और वहां जब ये गए तो वहां का जो नेतृत्व दे रखा था, वहां के जो मुख्य अधिकारी थे अकबर के, वो थे यूसुफ खां। तो यूसुफ खां के अंडर रहते हुए ही मानसिंह ने अपनी अच्छी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, जिससे प्रभावित होकर अकबर ने इनको स्वतंत्र अधिकारी बना दिया। और स्वतंत्र अधिकारी बनने के बाद इन्होंने अकबर का जो सैन्य अभियान है वो काफी सफलतापूर्वक चलाया, जिसके कारण बाद में सन 1585 ईस्वी में अकबर ने मानसिंह प्रथम को काबुल का सूबेदार बना दिया। तो अब मैं थोड़ी सी इस विषय पर चर्चा करता हूं कि काबुल का सूबेदार इनको क्यों बनाया गया। तो देखिए, बात यह है कि मानसिंह प्रथम जो है सन 1582 से और 1587 तक, यानी कि 6 वर्षों तक काबुल में रहे थे। काबुल जो कि वर्तमान में आता है अफगानिस्तान में। और सन 1585 में इनको काबुल का सूबेदार बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने चर्चा की, और वापस रिपीट कर देता हूं कि उस क्षेत्र में हाकिम मिर्जा, इसके अतिरिक्त जो रोशनिया जो अफगानी जो जाति थी रोशनिया, और कुछ अफगान थे जिन्होंने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर रखा था। तो जब 30 जुलाई सन 1585 को हाकिम मिर्जा की डेथ हुई, हाकिम मिर्जा की मृत्यु हुई, तो हाकिम मिर्जा की मृत्यु के बाद उसके जो सामंत थे उन्होंने अच्छा अवसर पाकर
काबुल के क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास शुरू कर दिया। और मानसिंह को भी यह लगा कि हाकिम मिर्जा की जब मृत्यु हो गई तो मानसिंह के लिए भी यह अच्छा अवसर था, अच्छा समय था कि उसकी मृत्यु का लाभ उठाया जाए और काबुल पर अकबर की सत्ता स्थापित कर दी जाए। तो ध्यान रखना, जब ये काबुल गए थे तो उस समय अकबर की सत्ता वहां स्थापित नहीं थी। अकबर की सत्ता काबुल में किसने स्थापित की? मानसिंह फर्स्ट ने स्थापित की थी। तो इसीलिए हाकिम मिर्जा की मृत्यु का लाभ उठाकर सन 1585 में इन्होंने काबुल तक यानी कि अफगानिस्तान तक अकबर की सत्ता स्थापित कर दी थी। अकबर का वह राज्य स्थापित हो गया था, जिसके कारण अकबर बड़ा प्रसन्न हुआ और अकबर ने इनको काबुल का सूबेदार बना दिया था। और फिर बाद में काबुल की सूबेदारी में रहते हुए इनके द्वारा काफी अच्छे से वहां का मैनेजमेंट संभाला गया और ऐसा भी बताया जाता है कि ये वहां पर काफी लोकप्रिय भी होते जा रहे थे, जिसके कारण बाद में सन 1587 में अकबर ने इनका ट्रांसफर काबुल से हटाकर और बिहार कर दिया। और फिर काबुल के बाद इनको सन 1587 से और 1594 तक बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। अब कई बार यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब सीधे आरपीएससी तो नहीं पूछेगी, लेकिन हमारे दिमाग में तो सवाल आए कि साहब काबुल में जब इन्होंने इतना अच्छा काम किया, अकबर का राज्य वहां पर स्थापित कर दिया, एक सफल सैन्य अभियान चलाया, तो अकबर ने काबुल से हटाकर बिहार क्यों भेज दिया? तो देखो, आपको थोड़ी सी परिस्थिति समझनी पड़ेगी। एक तो ये कि अगर आप मुगलों के संबंध में पढ़ेंगे तो मुगल ज्यादा 5 या 7 वर्ष से ज्यादा किसी भी अधिकारी को एक क्षेत्र में नहीं रखते थे, क्योंकि उससे उस अधिकारी के प्रबल होने की संभावना बढ़ जाती थी। इस बात की संभावना बढ़ जाती थी कि आने वाले समय में यह अधिकारी विरोध कर सकता है या विद्रोह कर सकता है। इसके अतिरिक्त मतलब एक तो यह नीति रहती थी मुगलों की कि एक व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय तक एक ही जगह का सूबेदार नहीं रखना, इसीलिए शायद इनको हटाया गया हो। दूसरा यह भी था कि अकबर के जो विद्रोही थे या जो विरोधी थे वो बिहार, उड़ीसा, बंगाल की ओर बढ़ते जा रहे थे, जिसके कारण अकबर को यह लगा हो कि मानसिंह प्रथम के द्वारा सफलतापूर्वक बिहार, उड़ीसा और बंगाल के जो विद्रोही हैं इनका आसानी से दमन किया जा सकता है। शायद इसीलिए मानसिंह प्रथम को काबुल की सूबेदारी से हटाकर और कहां का सूबेदार नियुक्त किया गया? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया। तो अब हम आ जाते हैं बिहार की ओर, और बिहार के ये सूबेदार रहे थे सन 1587 से और 1594 ईस्वी तक। अब देखिए, जब ये बिहार भेजे गए तो वहां की सूबेदारी के दौरान ही सन 1589 ईस्वी में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसकी चर्चा मैंने कर ली थी कि 1589 में जब इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु हुई तो इनको बिहार से आमेर की ओर आना पड़ा। हालांकि इनका जो राज्याभिषेक है वो पहला बिहार में ही कर दिया गया था, पटना में, और फिर दूसरी बार इनका राज्याभिषेक 1590 में आमेर में किया गया था, लेकिन वापस आमेर से ये बिहार की ओर चले गए। अब बिहार में इनको क्यों भेजा गया था? तो देखिए, बिहार के जो स्थानीय जो जमींदार थे, यानी जो जमीनों पर अधिकार करने वाले जो व्यक्ति थे, जो वहां के छोटे मोटे जो नेता थे, एक तो वो, इसके अलावा जो वहां के छोटे मोटे जो शासक थे वो, और गिदौर के एक राजा थे जिनका नाम था पूर्णमल या पूर्णमल। तो इन्होंने अकबर के विरुद्ध जो है अभियान छेड़ रखा था, अकबर का विद्रोह कर रखा था। तो इसीलिए अकबर ने मानसिंह प्रथम को बिहार की ओर भेज दिया, और वहां जाने के बाद इन्होंने बिहार में बड़ा सफल सैन्य अभियान चलाया। इन्होंने गिदौर के राजा पूर्णमल को पराजित किया, और पराजित करने के बाद पूर्णमल की जो पुत्री थी उसकी शादी अपने छोटे भाई चंद्रभान के साथ में करवाई। यानी कि बेनिफिट ये मिला, देखो शादी किस लिए कराई कि पूर्णमल के साथ अब इनके जो रिलेशन हैं वो स्थापित हो गए, यानी कि अब वो इनके संबंधी हो गए। अब इनके अगर संबंधी हो गए तो पूर्णमल के साथ से भी ये और विद्रोहियों का आसानी से दमन कर सकते हैं। तो दरअसल ये पॉलिटिक्स है, ये कूटनीति है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। तो यानी बिहार में इन्होंने अकबर के विद्रोहियों का अच्छे तरीके से दमन कर दिया। और बिहार में रहते हुए ही, भाई बिहार के सूबेदार कब तक रहे? 87 से और 94 ईस्वी तक। तो बिहार में रहते हुए ही इन्होंने अकबर के वो विद्रोही जो उड़ीसा में थे उनका भी दमन किया। उड़ीसा में जो अकबर का विरोधी था वो एक तो था कतलू खां, और कतलू खां के बाद उसका जो पुत्र था वो था नासिर खां। तो 1590 से और 1592 ईस्वी तक इन्होंने उड़ीसा में कतलू खां और उसके बाद जो शासक बने नासिर खां, इन दोनों के विरोध का वहां पर दमन किया, और उड़ीसा और बिहार दोनों ही जगह से अकबर के विरोधियों की संख्या कम कर दी या उनको समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त आप कुछ बातें और ध्यान में रखना कि बिहार में रहते हुए, यानी बिहार की सूबेदारी के दौरान ही इनके द्वारा वहां पर काफी सुंदर महलों का निर्माण भी कराया गया, कुछ प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण भी कराया गया, और वहां पर एक नगर भी बसाया गया। तो देखिए, एक तो बिहार में है रोहतासगढ़,
और रोहतासगढ़ के जो सुंदर महल हैं वो राजा मानसिंह के द्वारा ही बनाए गए थे। अगर आप वहां पर जाएं रोहतासगढ़ में तो वहां राजा मानसिंह के द्वारा बनाए गए कुछ 15 महल हैं जो कि इन्होंने अपनी रानियों के लिए बनाए थे। अब देखिए, जब रानियों की बात आ ही गई तो यहां पर उस विषय पर भी मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। तो एक तो देखिए जहांगीर, जो कि अकबर के बाद में मुगल बादशाह बना था, और एक व्यक्ति है बलोचमैन। तो जहांगीर और बलोचमैन ने यह कहा है कि मानसिंह प्रथम की 1500 रानियां हुआ करती थी। ठीक है भैया, और 1500 रानियों में से हर किसी रानी से इनको दो या तीन संतान थी। अब एवरेज अगर आप 2 संतान भी पकड़ोगे तो जहांगीर और बलोचमैन के हिसाब से मानसिंह प्रथम की तो 3000 संतानें हो जाएंगी। जबकि हम यहां के आमेर के जो सोर्सेज देखते हैं तो उसके अनुसार कहीं पर भी हमको मानसिंह प्रथम की इतनी रानियां या इतनी संतान होने की बात देखने को नहीं मिलती। तो रोहतासगढ़ में अगर आप जाएंगे तो वहां पर इन्होंने अपनी रानियों के लिए 15 महल बनवाए थे। और अगर आप आमेर में भी देखेंगे तो यहां इनकी रानियों के लिए इन्होंने कुल 24 महल बनाए थे। तो इसलिए इतनी ज्यादा जो रानियों की बात कही गई है वो ठीक नहीं है। इसके अतिरिक्त जब इनका निधन हुआ था राजा मानसिंह प्रथम का सन 1614 ईस्वी में इलीचपुर जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में आता है, तो जब इनका निधन हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय 60 जो रानियां थी वो सती हुई थी। तो अगर 1500 रानियों की बात होती तो कम से कम 1500 के आसपास 1000 या 1200 रानियां तो सती होती ना। तो इसलिए वो जो बात थी वो ठीक नहीं थी। और ये पॉइंट आया तो मुझे लगा आपके साथ चर्चा करनी चाहिए, इसीलिए मैंने इस विषय पर चर्चा की। वापस मैं पॉइंट पर आ जाता हूं। तो बिहार में रहते हुए इन्होंने रोहतासगढ़ के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त अगर आप गया में जाएंगे तो गया में इनके द्वारा एक मंदिर का निर्माण करवाया गया था जो कि है महादेव मंदिर। गया का प्रसिद्ध महादेव मंदिर है जो इनके द्वारा बनाया गया था। और पटना में भवानी शंकर का मंदिर है जो वो भी इनके द्वारा ही बनाया गया था। और इसके अतिरिक्त बिहार में रहते हुए इनके द्वारा मानपुर नगर बसाया गया था। और बाद में जब ये बंगाल गए थे तो बंगाल में इन्होंने अकबर नगर की स्थापना की थी, जिसको बाद में राजमहल के नाम से जाना जाता है, जिसकी चर्चा अभी मैं बंगाल अभियान पर जब मानसिंह को लेकर चलेंगे तब उसके साथ में मैं करूंगा। लेकिन अब ये लेक्चर काफी लंबा खिंचता जा रहा है, इसलिए मानसिंह के संबंध में हम जो डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट पार्ट में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।